आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक युगांतकारी परिवर्तन है। ये स्लाइड हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संरचना और उसके मुख्य आकर्षणों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। ये संहिता केवल पुराने कानून का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित और तार्किक ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसमें कुल 39 अध्याय और 531 धाराएं शामिल हैं। ये संख्या स्वयं दर्शाती है कि कानून के दायरे और प्रावधानों का विस्तार किया गया है ताकि आधुनिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया पर राज्य के नियंत्रण के बजाय नागरिक केंद्रित न्याय सुनिश्चित करना है। ये पुनर्गठन हमें ये समझने में मदद करता है कि आपराधिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को किस प्रकार अधिक स्पष्टता और दक्षता के साथ परिभाषित किया गया है। अब हम इस विस्तृत संरचना के वास्तुशिल्प को अगली स्लाइड में गहराई से देखेंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं। ये स्लाइड हमें इस संहिता के विस्तृत वास्तुशिल्प को समझाती है, जो किसी भी आपराधिक मामले की यात्रा को तार्किक रूप से 9 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। ये विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अंतिम निर्णय तक एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भाग 1 प्रारंभिक प्रावधानों और न्यायालयों की संरचना से संबंधित है, जबकि भाग 2 गिरफ्तारी और संबंधित प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। ये तार्किक प्रगति सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन करने वाले अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए प्रक्रिया को समझना आसान हो। इस सुव्यवस्थित संरचना का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में भ्रम को कम करना और दक्षता को बढ़ाना है। ये स्पष्ट संगठन हमें अगले भाग में यानी भाग 1 और 2 के मूलभूत प्रावधानों को समझने में सहायता करेगा। हमने संहिता के तार्किक विभाजन को देखा। अब हम इसके पहले 2 महत्वपूर्ण भागों यानी भाग 1 और 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो किसी भी आपराधिक मामले की नींव रखते हैं। अध्याय 1 से 4 प्रारंभिक प्रावधानों और आपराधिक न्यायालयों की संरचना को स्थापित करते हैं, जिसमें न्यायालयों का गठन, क्षेत्राधिकार और लोक अभियोजकों की भूमिकाएं शामिल हैं। ये ढांचा न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। इसके बाद अध्याय 5 से 7 गिरफ्तारी और संबंधित प्रक्रियाओं को विस्तार से बताते हैं, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया, हिरासत के प्रावधान और समन तथा वारंट जारी करने के नियम शामिल हैं। ये भाग नागरिक अधिकारों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन स्थापित करता है। अंत में अध्याय 8 संपत्ति और पारस्परिक सहायता से संबंधित है, जो संपत्ति की कुर्की और जब्ती जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये प्रारंभिक ढांचा हमें अगले चरण यानी सार्वजनिक व्यवस्था और जांच के प्रावधानों की ओर ले जाता है। भाग 1 और 2 में स्थापित नींव के बाद भाग 3 और 4 संहिता के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं सार्वजनिक व्यवस्था और जांच पर प्रकाश डालते हैं। भाग 3 अध्याय 9 से 12 तक निवारक उपायों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बॉन्ड, सार्वजनिक उपद्रवों से निपटना और पुलिस की निवारक कार्रवाई शामिल है। इसका मुख्य सिद्धांत प्रतिक्रियाशील कार्रवाई के बजाय सक्रिय रोकथाम पर जोर देना है, ताकि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके। दूसरी ओर भाग 4 अध्याय 13 से 15 तक पुलिस जांच की शक्तियों और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच का अधिकार और कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष हो और सही क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में हो। अब हम इस जांच चरण से आगे बढ़कर मामले को न्यायालय में ले जाने वाले महत्वपूर्ण चरण यानी विचारण के ढांचे को देखेंगे। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाग 5 और 6 विचारण के ढांचे और प्रक्रियाओं को स्थापित करते हैं, जो आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं। अध्याय 16 से 24 तक ये भाग जांच से निर्णय तक के संक्रमण को सुनिश्चित करता है। संहिता विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग विचारण तंत्र प्रदान करती है, जैसे गंभीर अपराधों के लिए सत्र विचारण, अधिक गंभीर मामलों के लिए वारंट मामला विचारण और छोटे अपराधों के लिए समन मामला तथा संक्षिप्त विचारण। ये विविधता मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्ली बार्गेनिंग का है, जिसके लिए आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। ये विस्तृत विचारण ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मामले को उसकी गंभीरता के अनुसार उचित प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए।
अगले भाग में हम साक्ष्य और दंडादेश से संबंधित अंतिम प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली स्लाइड में ट्रायल के व्यापक ढांचे को समझा। अब हम साक्ष्य और दंडादेश से संबंधित महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करेंगे। ये भाग अध्याय 25 से 34 तक न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। साक्ष्य के नियमों को स्पष्ट करना और दंडादेश की प्रक्रिया को व्यापक बनाना इस खंड का मुख्य उद्देश्य है। अध्याय 25 और 26 में साक्ष्य दर्ज करने के तरीके और सामान्य ट्रायल प्रावधानों को विस्तार से बताया गया है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इसके अतिरिक्त अध्याय 27 मानसिक रूप से अस्वस्थ अभियुक्तों के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, जो न्याय प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये खंड न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायालय की अवमानना और झूठी गवाही जैसे विषयों को भी संबोधित करता है। दंडादेश और अपील से संबंधित अध्याय 29 से 34 तक निर्णय को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, मृत्युदंड की पुष्टि की आवश्यकताएं और अपील के व्यापक प्रावधानों को शामिल करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक दंडादेश आनुपातिक हो और अभियुक्त को अपील का पूरा अवसर मिले। ये भाग न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों को व्यवस्थित करता है। अब हम प्रक्रियात्मक ढांचे को पूरा करने वाले अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। पिछली चर्चा में हमने साक्ष्य और दंडादेश के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। अब हम प्रक्रियात्मक ढांचे को पूर्ण करने वाले अंतिम भाग 9 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें जमानत, संपत्ति और अंतिम प्रावधान शामिल हैं। ये भाग अध्याय 35 से 39 तक फैला हुआ है और इसमें कुछ अत्यंत क्रांतिकारी प्रावधान हैं। अध्याय 35 में जमानत और बॉन्ड के व्यापक प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों को अधिकतम सजा की 1/3 अवधि पूरी होने पर बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा। ये प्रावधान जेलों में भीड़ कम करने और न्याय में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही अध्याय 36 जब्त की गई संपत्ति के निपटान से संबंधित है, जो संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अध्याय 37 प्रक्रियात्मक दोषों को ठीक करने की अनुमति देता है, जिससे तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय बाधित न हो। इस प्रकार ये भाग BNSS 2023 के व्यापक प्रक्रियात्मक ढांचे को पूरा करता है, जो इसे एक सुसंगत और पूर्ण संहिता बनाता है। अब हम संहिता के प्रमुख आकर्षणों पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे, जिसकी शुरुआत प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण से होगी। हमने BNSS के व्यापक प्रक्रियात्मक ढांचे को समझा। अब हम उन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे जो इस संहिता को वास्तव में क्रांतिकारी बनाती है। प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण इस संहिता का एक केंद्रीय स्तंभ है, जो आपराधिक प्रक्रिया को कागज आधारित प्रणाली से डिजिटल सक्षम प्रणाली में बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक समन और डिजिटल कार्यवाही की शुरुआत संचार और अदालती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को समाप्त करती है। ये न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की अनिवार्य वीडियोग्राफी की जाएगी। ये प्रावधान साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हेरफेर की संभावना को कम करता है। इसके अलावा गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य किया गया है, जो वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी का ये समावेश न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय बनाता है। ये आधुनिकीकरण हमें अगले महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर ले जाता है, जो पीड़ित सशक्तिकरण से संबंधित है। पिछली स्लाइड में हमने प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण को देखा। अब हम BNSS 2023 के दूसरे प्रमुख स्तंभ पीड़ित सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। ये संहिता पीड़ित की भूमिका को केवल एक गवाह से बदलकर सक्रिय हितधारक के रूप में स्थापित करती है। 0 FIR का प्रावधान किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाधा समाप्त होती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्टिंग की सुविधा नागरिकों के लिए पुलिस तक पहुंच को आसान बनाती है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन वापस लेने के किसी भी आवेदन से पहले पीड़ित को अनिवार्य रूप से सुना जाना चाहिए। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित को न्याय प्रक्रिया में उचित सम्मान और भागीदारी मिले। ये प्रावधान न्याय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करते हैं। अब हम इस प्रस्तुति के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हमने BNSS 2023 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। ये संहिता एक नागरिक केंद्रित, प्रौद्योगिकी सक्षम और कुशल न्याय प्रणाली की नींव रखती है।
39 अध्यायों और 531 धाराओं का तार्किक संगठन एक आपराधिक मामले की यात्रा को दर्शाता है, जिससे कानून अधिक सुलभ बनता है। प्रौद्योगिकी का समावेश, जैसे इलेक्ट्रॉनिक समन और अनिवार्य वीडियोग्राफी, प्रक्रियात्मक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पीड़ित सशक्तिकरण में आया है, जहां 0 एफआईआर और अनिवार्य सुनवाई जैसे प्रावधान पीड़ितों को सक्रिय हितधारक बनाते हैं। बीएनएसएस 2023 केवल एक प्रक्रियात्मक अद्यतन नहीं है, बल्कि ये आपराधिक न्याय प्रणाली की मौलिक पुनर्कल्पना है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग की प्रक्रियाओं से हटकर एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो आधुनिक भारत की आवश्यकताओं को पूरा करे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। ये संहिता एक उत्तरदायी और पारदर्शी न्याय प्रणाली की दिशा में एक निर्णायक कदम है।